हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एवा। आज हम वर्कशीट नंबर 11 करेंगे फॉर क्लास 9th साइंस की। अच्छा, यहाँ पर ये जो वर्कशीट है वो परमाणु तथा अणु रासायनिक संयोजन पे बेस्ड है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, बुक का चैप्टर नंबर 3 है, उस पे बेस्ड है। जैसे कि हमने और वर्कशीट्स में भी देखा है कि ज्ञान और दीदी कन्वर्जेशन करते हैं, बातें करते हैं, तो उसमें दीदी क्या बोलती हैं, ज्ञान तत्वों से यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। जो तत्व होते हैं, जैसे पिछली वर्कशीट में भी मैंने बताया था आपको, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे तत्व होते हैं। तो ये जो तत्व होते हैं, इनसे यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, यौगिक क्या पढ़े थे हमने, जब एक या एक से अधिक तत्व साथ में मिलते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में उदाहरण दिया था C6H12O6 का, जो कि ग्लूकोज है। तो यहाँ पर कार्बन तत्व, हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व तीनों मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं, जो कि ग्लूकोज है। वैसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाए तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन तत्व मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अगर NH3 ले लिया जाए, अमोनिया ले ली जाए, तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, एक यौगिक बना रहे हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, तत्व हैं, और ये एक यौगिक बना रहे हैं। क्या मिश्रणों की तरह इन्हें भी आपस में केवल मिला देने से यौगिक बन जाता है। मिश्रण क्या पढ़े थे हमने, जैसे कि हम पानी और नींबू का वो ले लें, मिश्रण ले लें, रस ले लें और उनको मिला दें, तो वो मिश्रण कहलाएगा। जैसे पानी और नमक का हमने घोल ले लिया, तो हम पानी और नमक को अलग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाती है, मिश्रण कहलाती है। तो क्या यौगिक भी मिश्रण की तरह ही होते हैं। तो जिज्ञासा दीदी नहीं, तो ज्ञान ने क्या जवाब दिया, जिज्ञासा दीदी नहीं। यौगिकों का निर्माण भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, केवल रासायनिक अभिक्रिया करने पे ही होगा। अभिक्रिया संयोजन करने से होता है, मतलब कि अभिक्रिया होगी इसमें, रासायनिक अभिक्रिया, और ये संयोजित होंगे तब होगा। जैसे कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया और इसने बना ली कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। कि कार्बन लेके हमने उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया, पेपर भी कार्बन की तरह नहीं होता, जला दिया तो क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है। तो ये एक क्या है, यौगिक है, ये एक यौगिक है। इसका निर्माण केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया करने पर ही होगा। इन अभिक्रियाओं के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, जिन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे भी, रासायनिक संयोजन के नियम क्या है। तो ये जब एक अभिक्रियाओं में कुछ निश्चित सिद्धांत है, इन अभिक्रियाओं के कुछ निश्चित सिद्धांत, उनको क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम बोलते हैं। या हम इन्हीं में से दो नियमों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हीं में से, और जो दूसरे नियम है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस वीडियो को कर लेते हैं। दो नियम के बारे में पढ़ेंगे। पहला आपका जो नियम है वो क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब द्रव्यमान जो है वो उतने का उतना ही रहना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक थैले के अंदर मैंने सेब डाल दिए और मैंने केले डाल दिए, और सेब का जो द्रव्यमान था वो एक kg था, और जो केलों का द्रव्यमान था वो मान लीजिए 2 kg था। तो मैंने आपसे पूछा कि टोटल मुझको ये बताओ थैले के अंदर कितना द्रव्यमान है केलों और सेब का मिला के। तो आपने कहा मैडम कि सेब का तो 1 kg है और केलों का 2 kg है, तो ये टोटल हो गया 3 kg। ठीक है, तो उसी तरह से कुछ यहाँ पर भी होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। द्रव्यमान बदल नहीं जाता, जिन चीजों से, जिन तत्वों से मिलकर उत्पाद बनता है तो उसका द्रव्यमान भी उतना ही होता है। जैसे कि मैंने बोला कि कार्बन है, कार्बन का कुछ द्रव्यमान है, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कुछ द्रव्यमान है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। पर से यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दे रखा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के द्रव्यमान का कुल योग हमेशा अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये जो एरो बीच में यहाँ पर दे रखा है, ये ध्यान दीजिएगा, इस तरफ उल्टे हाथ की तरफ ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक। ये अभिकारक होते हैं। और जो अभिकारक जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं,
उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तो सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड पर जो बनता है वो उत्पाद बनता है। इन्होंने यहाँ पर यही चीज बता रखी है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के द्रव्यमान, ये जो उत्पाद है इसके द्रव्यमान का कुल योग, इन दोनों का अगर हम कुल योग ले लें तो हमेशा वो अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दे रखा है ए प्लस बी क्या बना रहे हैं? C प्लस डी बना रहे हैं। तो अगर हम A प्लस B इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ दें तो 4 ग्राम प्लस 10 ग्राम कितना हुआ? टोटल 14 ग्राम। इसी तरह से 2.5 ग्राम एंड 11.5 ग्राम, अगर इसको हम प्लस कर लेंगे तो व्हाट वी विल गेट? अगेन 14 ग्राम। तो ये भी हमारा क्या निकल कर आएगा? इनको प्लस कर लेंगे तो ये भी हमारा 14 ग्राम निकल कर आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो अभिकारक थे, ए और बी क्या है? अभिकारक। उन्होंने मिलकर रासायनिक प्रक्रिया करी और उत्पाद बनाए सी और डी। तो इनका जो ग्राम, इनके जो भी द्रव्यमान होगा, ए का द्रव्यमान कितना था? 4 था, बी का द्रव्यमान कितना था? 10 था। तो इन दोनों के द्रव्यमान मिलकर, ठीक है, ये मिलेंगे तो वो बराबर किसके होंगे? जो हमारे उत्पाद बने हैं, जो नई चीजें बनी है उसका वजन, और ए और बी का वजन, जो अभिकारक है और उत्पाद, उन दोनों का वजन हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो अभिकारकों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है उत्पादों के द्रव्यमान के। तो यही यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण अथवा विनाश संभव नहीं है। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण, हम कुछ नया नहीं बनाएंगे। अगर यहाँ कार्बन है तो यहाँ पर आपको कार्बन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तत्व क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है, वो एकल यूनिट हो गई। तो ये यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ पे भी आपको कार्बन मिलेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं नाइट्रोजन ले लूं और हाइड्रोजन ले लूं, ठीक है, तो ये अमोनिया बना रहा है। सही है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है तो आपको यहाँ पर भी नाइट्रोजन मिलेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो आपको यहाँ पर भी हाइड्रोजन मिलेगा। ये दोनों क्या कहलाएंगे? अभिकारक, और ये क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। दूसरा जो नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान में, मतलब कि जो तत्व हैं ये एक निश्चित अनुपात में ही द्रव्यमान होंगे। कैसे? जरा यहाँ पे पढ़ लेते हैं और फिर समझते हैं। यौगिकों का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वे किसी भी स्थान पर हों या यौगिक किसी भी पद्धति से बने हों, किसी भी तरीके से बने हों या फिर किसी भी स्थान पर हो, वो एक निश्चित अनुपात में होंगे। जैसे कि अगर मैं छोटी सी एग्जांपल ले लूं H2O का, पानी का, जल का, तो जो पानी के जो कण है वो हमेशा 1:8 की ही रेशो में हमेशा आपको मिलेगा। अब जरा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये रेशो आई कहाँ से है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि जो हाइड्रोजन होता है, इन जी जितने भी तत्व होते हैं उन सबकी कुछ परमाणु संख्या होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। ऐसी पूरी लिस्ट है जो कि मैं आपको भेज दूंगी, वो आपको लर्न करनी है। आप ये चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ेंगे। तो ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है और इसका द्रव्यमान भी, जो तत्व का द्रव्यमान होता है, वो 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो 1 होती है और इसका द्रव्यमान क्या होता है? वो भी 1 होता है। ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8 और इसका द्रव्यमान क्या होता है? 16। ये लगभग डबल होते हैं। अब मैंने यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिए हैं। ठीक है, क्या लिए हैं? 2 परमाणु लिए, 2 एटम्स लिए हैं, और एक ऑक्सीजन का लिया है। तो हाइड्रोजन का, अगर मैं इन दोनों हाइड्रोजन को देखूं और यहाँ पे ऑक्सीजन को अलग देखूं, तो इसका द्रव्यमान 1 था, इसका भी द्रव्यमान 1 था, तो ये हुए 2। और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान था वो क्या था? 16। और इन दोनों का अनुपात निकालूंगी तो आएगा 1:8। तो ये हमेशा, जो पानी है वो हमेशा इसी अनुपात में, द्रव्यमान संरक्षण के द्रव्यमान के अनुपात में ही मिलेगा। कि हम दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात करें तो एक निश्चित अनुपात बनेगा, उसी में पानी बनेगा। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ H2O2,
तो H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होती है। अब कहने का मतलब ये है, अगर मैंने यहाँ पर एक ऑक्सीजन और बढ़ा दिया, H2O पानी है, और अगर मैंने यहाँ पर एक ऑक्सीजन और बढ़ा दिया तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा, जिसको हम पी नहीं सकते। ठीक है, इसको हम पी नहीं सकते, ये जल नहीं है। तो जहाँ इसका अनुपात बदला, अगर हम इसका अनुपात निकालें तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 कण ले रखे हैं, तो इसका द्रव्यमान 1, इसका द्रव्यमान 1, ठीक, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 कण ले रखे हैं, तो इसके द्रव्यमान 16 और इस वाले ऑक्सीजन का भी द्रव्यमान 16। ज़रा अब आप अनुपात निकालिए, क्या निकलेगा, ये 2 हो गया और ये हो गया 32, तो इसका अनुपात क्या निकला, 1:16। ठीक है, 1:16 निकला। अब इसका अनुपात अलग है, इसका अनुपात अलग है। जब अनुपात बदल जाएंगे तो यौगिक बदल जाएंगे, यौगिक बदल जाएंगे, अलग यौगिक का निर्माण होगा अगर अनुपात अलग अलग होंगे। अब मैंने ये कह दिया कि H2O जो है मैं कहीं से भी ले लूं, ठीक है, अगर मैंने हाइड्रोजन 2 ग्राम लिया है तो मुझको ऑक्सीजन 16 ग्राम ही लेना पड़ेगा, तभी तो ये अनुपात बनेगा 1:8 का। 2 एकम 2 और 2 दूनी 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से अगर 4 ग्राम ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32। इसको अगर हम काटेंगे तो फिर वही हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, तो फिर भी 1:8 अनुपात हमेशा सेम रहेगा। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर इन्होंने यही चीज दे रखी है कि यौगिक का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही रहते हैं, उनका अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, जैसे पानी का 1:8 अनुपात में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो या यौगिक किसी भी पद्धति से बनाए गए हों, किसी भी तरीके से बनाए गए हों। एक रासायनिक पदार्थ में उसे बनाने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमानों में एक निश्चित स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं, जो मैंने आपको भी समझाया है, वो एक निश्चित अनुपात में स्थिर होते हैं। उदाहरण, यहाँ पे उदाहरण समझ लीजिए, यौगिक जल, जल का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्व अपने द्रव्यमानों के मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, तो अपने द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात क्रमश, क्योंकि यहाँ पे H2O था तो हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, तो यहाँ पर इसको हम डबल कर देंगे, 2 हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन के कितने हो जाएगा द्रव्यमान 2 और एक ऑक्सीजन का 16, तो वो आ जाएगा 2:16 का मतलब 1:8, मतलब के 1:8 में ही अभिक्रिया करते हैं। ये इसी में अभिक्रिया करेंगे। 1 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की और 2 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए केवल 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अनुपात के हिसाब से ही इन्होंने लिया है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति मात्रा कितनी भी हो। चाहे मैं एक बीकर के अंदर मान लो कि 5 ग्राम हाइड्रोजन डाल दूं और यहाँ पर 8 ग्राम ऑक्सीजन डाल दूं, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करेगी, अभिक्रिया करेगी, उससे ज्यादा के साथ वो अभिक्रिया नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि वो अपने स्थिर अनुपात में ही रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। वैसे ही यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 दे रखा है। ठीक है, वही मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं। कार्बन जो होता है उसका द्रव्यमान संख्या होती है 12, इसकी परमाणु संख्या है 6, द्रव्यमान संख्या 12। ऑक्सीजन की मैंने अभी बताई थी 8, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के कण हैं, तो 8 और 8 कितना हो जाए, 2 ऑक्सीजन के कण हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है ऑक्सीजन की, 16, तो 16 + 16 कितना हो गया, 16 + 16 32, और अगर इसका अनुपात लिया जाए 12 से तो 12 और 32 का अनुपात निकालिए आप, 3 के पहाड़े से जाएगा 3, 4 के पहाड़े से जाएगा तो 4 × 3 = 12 और 4
8 32, तो यहाँ पे 3:8 का अनुपात दे रखा है। और अमोनिया का भी देख लीजिए जरा। नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु संख्या 7 है, द्रव्यमान हुआ 14, लगभग जो द्रव्यमान होता है वो डबल होता है 14। एक ही परमाणु लिए रखा है तो 14 ही आएगा। हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया था 1 होता है, एक हाइड्रोजन का क्या होगा 1। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो इसको कितनी बार लेंगे 3 बार। अब ये तो किसी पहाड़े से कट नहीं रहा, तो ये 14 अनुपात 3 आ गया। तो इसी तरह से में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्रमश 14:3 होता है। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जो तत्व होते हैं उनका कुछ निश्चित द्रव्यमान होता है, वो अपने द्रव्यमानों के हिसाब से ही एक पर्टिकुलर अनुपात में ही रिएक्शन करेंगे और रासायनिक प्रक्रिया करेंगे। चलिए अब यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। रासायनिक संयोजन के 2 नियम लिखिए। 2 नियम पूछे हैं हमने, यहाँ पर ऊपर ही पढ़े हैं 2 नियम। कौन कौन से? एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसमें क्या ये पहला ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, आंसर नंबर 1 है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या 2 विभिन्न स्थानों से लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई विभिन्नता हो सकती है? जल की संरचना हमेशा H2O ही रहेगी, चाहे वो आप अपने घर से लें, चाहे किसी नहर से लें, चाहे किसी पहाड़ से लें, जहां भी आप पानी लेंगे वो हमेशा H2O होगा। अगर ये वही वाली बात बताई मैंने, स्थिर अनुपात की बात बताई कि वो एक स्थिर उसमें अनुपात में ही रहते हैं। अगर H2O2 मिलेगा तो ये पानी नहीं होगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। मतलब कि एक हाइड्रोजन या एक ऑक्सीजन बदलने पर वो यौगिक बदल जाएगा, वो चीज बदल जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर 2 यहीं पर आ जाता है। यौगिक का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो या यौगिक किसी भी पद्धति से बनाए गए हों। पहला पॉइंट ये लिखेंगे, ये सेकंड आंसर है आपका। और दूसरा, एक रासायनिक पदार्थ में उसे बनाने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमानों में एक निश्चित, जो इनके खुद के द्रव्यमान होते हैं उनमें एक निश्चित अनुपात में ही उपस्थित होते हैं। जैसे मैंने बताया था, जो पानी है वो हमेशा 1:8 में ही, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में ही मिलेंगे और रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके क्या है? आंसर नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। यदि 3 ग्राम कार्बन, क्या बोल रहे हैं? 3 ग्राम कार्बन और 3 ग्राम क्या बोल रखा है? कार्बन, ठीक है, को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर क्या करा है? ऑक्सीजन से जलाया है। 8 ग्राम ऑक्सीजन ली है, कार्बन को ऑक्सीजन से जलाया है। 3 ग्राम कार्बन था, ऑक्सीजन थी 8 ग्राम पर, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये चीज आपको क्वेश्चन नंबर में दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 3 में बता रखी है। अब तो 12 ग्राम कार्बन, अगर मैं यहाँ पर जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसको मैं 12 ग्राम ले लूं और ऑक्सीजन 32 ग्राम ले लूं, तो आप बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? हमने पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, जो भी अभिकारक का द्रव्यमान होता है वो हमेशा उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 को 32 में ऐड करेंगे, 4 and 4 44 ग्राम आंसर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन में कौन से नियम के आधार पर है? ये कौन से नियम के आधार पर है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर है। तो ये कौन से नियम के आधार पर है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर है। 4th क्वेश्चन देखिए। अमोनिया क्या होता है? NH3। अमोनिया क्या होता है? NH3।
ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 का निर्माण किन किन तत्वों से होता है। यहाँ पर ये क्या है, नाइट्रोजन, क्या है ये, N क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। ये अमोनिया का बता रही हूँ, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, H क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या है, C क्या है, कार्बन, और O क्या है, ऑक्सीजन, O क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो अमोनिया के अंदर जो जो तत्व दे रखे हैं उनके नाम लिखने थे, जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। नाइट्रोजन, N से क्या है, नाइट्रोजन। पहले अमोनिया लिखेंगे, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, CO2। फिर उसके बाद ये लिखेंगे, N क्या है, नाइट्रोजन, H क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन, फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में C क्या है, कार्बन, और O क्या है, ऑक्सीजन। होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ा यहाँ पर अनुपात का जो मैंने समझाया है वो इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, तो उसको दोबारा एक बार वीडियो को ही रिपीट करके देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।